नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग एडिटोरिया बुक में दिया हुआ बिहार इंटर स्तरीय एग्जाम के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 9 देखेंगे, जिसमें दिया हुआ 150 प्रश्नों को लगातार फुल सॉल्यूशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, हिमालय पर्वत श्रृंखला के निम्नलिखित में से कौन से शिखर महान हिमालय ग्रेट हिमालय में स्थित है? और इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी और नंदा देवी। बृहत या महान हिमालय के शिखर भारत में कौन कौन है? तो कंचनजंगा जो सिक्किम में है, नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में, नंदा देवी उत्तराखंड में, नामचा बर्मा दक्षिण तिब्बत में, और नेपाल में स्थित है माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी, मकालू और अन्नपूर्णा। भारत की समुद्री सीमा से संबंधित देश कितने हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7। भारत की जलीय सीमा अथवा समुद्री सीमा से 7 देश है। भारत की जल सीमा की लंबाई कितना है? तो 7516.6 किलोमीटर है। जल सीमा से लगे देश है पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया। और भारत के पड़ोसी देशों में से 3 ऐसे भी देश हैं जिनकी स्थल और समुद्री दोनों सीमाएं भारत से मिलती है, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार का। चलिए सुमेलित कीजिए। एक तरफ राष्ट्रीय पार्क है और एक तरफ स्थान है। कैबुल लामजाओ कहाँ है? तो मणिपुर में। दाचीगम कहाँ है? श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। मुद्दुमलाई नीलगिरी तमिलनाडु में। मालाकाड तिरुनेलवेली तमिलनाडु में। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए 1, 2, 3, 4। अंडमान को म्यांमार से अलग करने वाला द्वीप समूह का नाम क्या है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोको द्वीप समूह। कोको स्टेट अंडमान उत्तरी अंडमान के उत्तर में स्थित है, जो अंडमान को म्यांमार के कोको द्वीप समूह द्वारा अलग करती है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी 10 डिग्री चैनल अंडमान एवं निकोबार द्वीप में छोटे अंडमान द्वीप को कार निकोबार द्वीप से अलग करने वाली जल संधि है। बहिर्भेदी अग्नेय चट्टान का उदाहरण है, और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, बेसाल्टिक चट्टानें। बेसाल्टिक चट्टानें जो है बहिर्भेदी अग्नेय चट्टान का उदाहरण है। बाह्य अग्नेय चट्टान ज्वालामुखी के उद्वेदन के समय मैग्मा या लावा के पृथ्वी की सतह पर आकर खड़े होने से जो चट्टानें बनती है उसे बाह्य अग्नेय चट्टान या बहिर्भेदी अग्नेय चट्टान कहते हैं। विक्टोरिया झील निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश से अपनी सीमा साझा नहीं करती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रवांडा से। अफ्रीकी महाद्वीप की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील तथा यह विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इससे होकर विषुवत रेखा गुजरती है, इसलिए यह विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील भी है। नील नदी का उद्गम स्थल भी इसी झील से है। यह झील युगांडा, तंजानिया, केन्या देशों में स्थित है। इसे डार्विन के ड्रीम पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ ही यह क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की तीसरी सबसे बड़ी झील भी है। प्रथम और द्वितीय स्थान पर कैस्पियन सागर और सुपीरियर झील है। निम्न में से किस नदी को तेल नदी, टेल रिवर के नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाइजर नदी। नाइजर नदी नाइजीरिया में बहने वाली एक नदी है। इस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसमें पाम तेल का परिचालन ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान की उद्देशिका में निम्न शब्दावली जिस अनुक्रम में दी गई वह है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है ए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत करता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 137 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णयों का पुनर्विलोकन करने का अधिकार प्राप्त है। यदि सर्वोच्च न्यायालय को यह प्रतीत हो कि उसके द्वारा दिए गए निर्णय में किसी पक्ष के प्रति न्याय नहीं हुआ तो अपने निर्णय पर पुनर्विचार कर सकता है तथा उसमें आवश्यक परिवर्तन भी कर सकता है। आर्थिक नियोजन विषय है। सही आंसर हो जाएगा ए, समवर्ती सूची का। समवर्ती सूची में शामिल विषयों पर संसद तथा राज्य विधानमंडल दोनों द्वारा कानून बनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष। अनुच्छेद 110(3) के अनुसार कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका सत्यापन लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। उसका निर्णय अंतिम होता है। धन विधेयक केवल राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश से ही लोकसभा में पेश किया जा सकता है। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है ये बताना है। एक तरफ प्रमुख समितियां हैं और एक तरफ अध्यक्ष है। तो आइए देखते हैं। संचालन समिति के अध्यक्ष जीबी मावलंकर, ये गलत है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप प्रांतीय संविधान समिति की अगर बात करें तो सरदार पटेल। प्रारूप समिति के डॉक्टर बी आर अम्बेडकर।
संघीय शक्ति संबंधी समिति के जवाहरलाल नेहरू ये सब अध्यक्ष थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सुमेलित नहीं है, वो ए हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में देश के अन्य प्रमुख पदाधिकारियों की शपथ का वर्णन है लेकिन राष्ट्रपति का नहीं? और इसका आंसर हो जाएगा ए, तृतीय अनुसूची। तृतीय अनुसूची इनमें विभिन्न पदाधिकारियों, मंत्री, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है। वित्तीय आपात कितने समय के लिए लागू की जा सकती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोई अधिकतम अवधि नहीं है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 के तहत आर्थिक संकट की स्थिति में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। पहले चरण में उद्घोषणा 2 माह तक प्रवर्तन में रहती है। यदि संसद के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा इसका अनुमोदन हो जाता है तो वह अनिश्चित काल तक बनी रह सकती है, अर्थात जब तक वापस न लिए जाए तब तक। भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो वह केंद्रीय कैबिनेट का सदस्य होता है और संसद की कार्रवाई में भाग लेता है, ये सही नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का वर्णन है, सही है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, ये भी सही है। वह लोकसभा के किसी समिति का सदस्य हो सकता है, ये भी सही है। भारतीय रिजर्व बैंक के बैंक दर कम करने के फलस्वरूप क्या होता है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, बाजार की तरलता बढ़ जाती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक दर का प्रयोग स्फीति एवं अपस्फीति के नियंत्रण के लिए करता है। जब स्फीति होती है तो आरबीआई बैंक दर को बढ़ा देता है, जिससे बाजार में तरलता में कमी आ जाती है। इसके विपरीत अपस्फीति के समय बैंक दर को घटा देता है, जिससे बाजार में तरलता की वृद्धि हो जाती है। गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत FRP को निम्नलिखित में से कौन सा अनुमोदित करता है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति। भारत में सर्वप्रथम न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की अवधारणा को किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, लक्ष्मीकांत झा समिति। भारत में MSP की अवधारणा को लक्ष्मीकांत झा समिति की सिफारिशों पर वर्ष 1965 में लागू की गई थी। अगला है, बाल्को एल्युमिनियम कंपनी की स्थापना किस देश की सहायता से की गई? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सोवियत संघ की सहायता से। और ये कब की गई? तो 1965 ईस्वी में की गई और इसका प्रमुख केंद्र कोरबा एवं कोयना में है। निम्नलिखित में कौन जायद किस्म का फसल है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ककड़ी या खीरा। जायद की फसलें मुख्य रूप से जो होते हैं वो क्या होते हैं? तो वे होते हैं तरबूज होते हैं, खरबूज होते हैं, खीरा होते हैं, कपास जायद फसल है, मूंग और उड़द, कौन सा? उड़द आदि। जायद रबी और खरीफ के मध्य में बोई जाने वाली फसल है। फसलों की बुआई फरवरी से मार्च तक की जाती है। अगला है, भारतीय अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक तथा निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, उपक्रमों पर स्वामित्व। भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों का वर्गीकरण उपक्रमों पर स्वामित्व के आधार पर किया जाता है। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 5 दिसंबर को मनाया जाता है। अगर 26 नवंबर की बात करें तो क्या मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। 20 अक्टूबर की हम बात करें तो विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। और 27 सितंबर की बात करें तो ये क्या मनाया जाता है इस दिन? तो विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है, विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। भारत की फिल्म और टेलीविज़न संस्थान कहाँ स्थित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुणे में। भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान पुणे में स्थित है। यह संस्थान भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वशासित संस्था है। वर्ष 1960 में इसकी स्थापना पुणे के प्रभात स्टूडियो में की गई थी। निम्नलिखित शासकों के उनके शासनकाल की अवधि के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले जो होगा कुतुबुद्दीन ऐबक, कब से? तो 1206 से 10 ईस्वी तक। उसके बाद इल्तुतमिश होता है 1211 से लेके कितना तक? 36 ईस्वी तक। उसके बाद रजिया सुल्तान 1236 से लेके 40 ईस्वी तक। बलबन का कार्यकाल कब तक रहता है? 1266 से 87 ईस्वी तक। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी। अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किसके शासनकाल में किया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा देवराज द्वितीय के समय। अब्दुल रज्जाक ने भारत में 15वीं शताब्दी में यात्रा की थी। यह संगम वंश के महान शासक देवराज द्वितीय के समय विजयनगर की यात्रा पर आया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर प्रथम एवं बुक्का ने 1336 ईस्वी में की थी और पुर्तगाली यात्री डुआर्ड बाराबोसा कृष्णदेव राय के समय में विजयनगर की यात्रा पर आया था।
शेर शाह ने अपना अंतिम सैन्य अभ्यास किस राज्य के खिलाफ किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कालिंजर। 1545 ईस्वी में शेर शाह ने कालिंजर पर अपना अंतिम सैन्य अभियान किया था और यहाँ के शासक कीरत सिंह था। इस अभियान में शेर शाह की मृत्यु हो गई थी। निम्नलिखित में कौन सल्तनतकालीन मंत्रिपरिषद से संबंधित युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा डी, दीवाने आरिज इल्तुतमिश। जो ये सुमेलित नहीं है। दीवाने आरिज जो है वो क्या है? सैन्य विभाग है। सैन्य विभाग है और इसे शुरू कौन किया था? तो ये किया था बलबन ने। दीवाने रियासत अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू किया गया था, बाजार नियंत्रण विभाग था। दीवाने अमीर कोही मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा शुरू किया गया था, कृषि विभाग है। और दीवाने खैरात फिरोज शाह तुगलक द्वारा शुरू किया गया था, यह एक क्या है? तो दान विभाग है। किस वंश के शासकों को हुन्नों के आक्रमणों का सामना करना पड़ा? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुप्त वंश। हुन्नों ने 455 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किया था, जिन्हें तत्कालीन गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त ने भारत से बाहर कर दिया था। हुन्नों पर विजय के उपलक्ष्य में स्कंदगुप्त ने विष्णु स्तंभ का निर्माण करवाया था। हुन आक्रमण का उल्लेख स्कंदगुप्त के भीतर गांव स्तंभ अभिलेख और जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। भगवान बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाविनिष्क्रमण। सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर गृह त्याग किए, जिसे बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा गया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। चटगांव शस्त्रागार छापामारी की योजना निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाई गई थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सूर्यसेन के द्वारा। चटगांव शस्त्रागार कांड का मास्टरदा के नाम से प्रसिद्ध सूर्यसेन ने आयोजित किया था। सूर्यसेन ने बंगाल इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की थी। 18 अप्रैल 1930 को सूर्यसेन ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। सूर्यसेन के नेतृत्व में IRA के सदस्यों ने चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण कर हथियारों पर कब्जा कर लिया था। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 434। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की। इस अधिवेशन में कुल 434 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के समय 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। सीमांत गांधी किन्हें कहा जाता है? अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। भारत का सबसे वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है किन्हें? दादा भाई नौरोजी का। किन्हें? दादा भाई नौरोजी के। अगर बात करते हैं महामना का, तो मदन मोहन मालवीय को कहा जाता है। अब भारत का लौह पुरुष कहा जाता है वल्लभ भाई पटेल का। तो आंसर हमारे पास जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। मिलान कीजिए। केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं। दयानंद सरस्वती की बात करें तो आर्य समाज के संस्थापक हैं। आत्माराम पांडुरंग की बात करते हैं तो ये प्रार्थना समाज के संस्थापक हैं। और सैयद अहमद खान अलीगढ़ आंदोलन के नेतृत्व करता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सी, 2, 4, 1, 3। नेक्स्ट है, निम्नलिखित आंदोलनों में से महात्मा गांधी ने किसका नेतृत्व नहीं किया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बहावी आंदोलन। बहावी आंदोलन का नेतृत्व सैयद अहमद बरेलवी द्वारा किया गया था, जबकि विकल्प में दिए गए सभी आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा किया गया है। 23 फरवरी 1946 को राजसी भारतीय नौसेना के नाविकों को आत्मसमर्पण के लिए किसने तैयार किया? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना ने। 23 फरवरी 1946 को राजसी भारतीय नौसेना जो RIN के नाविकों को आत्मसमर्पण के लिए वल्लभ भाई पटेल तथा मोहम्मद अली जिन्ना ने तैयार किया। हड़ताल कमेटी के अध्यक्ष ने अपने आखिरी बयान में कहा था कि हम भारत के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं, ब्रिटेन के सामने नहीं। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? आंसर हो जाएगा बी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। फरवरी 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। इन्होंने ही इंडिया हाउस की भी स्थापना की थी। यहाँ से एक समाचार पत्र सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन भी प्रारंभ किया गया। भूकंप का अधिकेंद्र क्या होता है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, भूपटल वह भाग जहाँ से भूकंप की तरंगों का अनुभव होता है। भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी के सतह पर स्थित बिंदु को भूकंप का अधिकेंद्र एपिसेंटर कहते हैं। निम्न में कौन सा पर्वत रूस में स्थित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कॉकेसस।
कॉकेसस पर्वत रूस में स्थित है। कॉकेसस पर्वत कैस्पियन सागर तथा काला सागर के बीच में स्थित है। यह एशिया तथा यूरोप की सीमा पर अवस्थित है, जबकि एटलस पर्वत उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में, एपनाइन पर्वत इटली में स्थित है। एपनाइन पर्वत जो है वो इटली में है। ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच बेदरा का युद्ध कब लड़ा गया था? आंसर हो जाएगा ए, 1759 ईस्वी में लड़ा गया था। इस युद्ध में डच पराजित हुए और भारत में उनकी गतिविधियां समाप्त हो गई। समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, सोनार का। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? बताना है कि इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। सिरका में एसिटिक अम्ल सही है। संतरा में फॉर्मिक अम्ल ये गलत है। फॉर्मिक अम्ल एक कार्बनिक यौगिक है। यह लाल चींटियों, शहदों की मक्खियाँ, बिच्छू तथा बर्रों के डंकों में पाया जाता है। अगर सिट्रिक अम्ल एक दुर्लभ कार्बनिक अम्ल है। नींबू, संतरे और अनेक खट्टे फलों में साइट्रिक अम्ल और इसके लक्षण पाए जाते हैं। इमली में टार्टरिक एसिड सही है। टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल सही है। आंसर हो जाएगा बी। निम्न में कौन सा तत्व संरचनात्मक तत्वों में नहीं आता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कैडमियम। कैडमियम तत्व संरचनात्मक तत्वों में नहीं आता है। संरचनात्मक तत्व वे तत्व होते हैं जो किसी जीव के शरीर का निर्माण करने में, वृद्धि करने में सहायक होते हैं। अगला है मृग मरीचिका का कारण क्या है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मरीचिका वायुमंडलीय पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एक अनोखा आश्चर्यजनक प्रभाव है जो आमतौर पर गर्म रेगिस्तान में दिखाई पड़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कोलाइड का गुण नहीं है? कौन से कोलाइड का गुण नहीं है? तो कोलाइड इससे गुजरने वाले प्रकाश पुंज को परिकिरणित नहीं कर सकता है, ये गुण नहीं है। कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है, सही है। बहुत छोटे आकार के कारण अकेले कणों के नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है, सही है। बाह्य बल से मुक्त होने पर वे स्थिर नहीं होते, ये भी सही है। तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा बी। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है ए, पॉलीएमाइड। बुलेट प्रूफ ग्लास के निर्माण में पॉलीकार्बोनेट, थर्मोप्लास्टिक या लेमिनेटेड ग्लास की परतों का उपयोग किया जाता है। पॉलीएमाइड जो केवलर का प्रयोग बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में होता है। अगला प्रश्न है कि अमीनो अम्ल का बहुलक होता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोटीन। अमीनो अम्ल का बहुलक प्रोटीन है। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बर्जिलियस ने किया था। अमीनो अम्ल के बहुलीकरण द्वारा प्रोटीन का निर्माण होता है। निम्नलिखित में कौन सी घटना प्रकाश संश्लेषण में नहीं होती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण। प्रकाश संश्लेषण एक भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रकाश संश्लेषक जीव सूर्य से प्रकाश ऊर्जा का उपयोग कर कार्बोहाइड्रेट, जल तथा ऑक्सीजन का उत्पादन करता है। अगर इसका रिएक्शन देखना चाहते हैं तो 6CO2 प्लस 12H2O ये बनता है C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। आंसर हो जाएगा हमारे पास ये सी। निम्नलिखित ईंधनों में सर्वाधिक ऊष्मीयमान किसका होता है? और इसका आंसर हो जाएगा डी, एलपीजी का। एलपीजी का होता है जिसका ऊष्मीयमान कितना होता है? तो ये होता है 55,000 किलो जूल पर केजी होता है। जबकि कोयला का कितना होता है? तो ये होता है 25,000 से 33,000 तक। और पेट्रोल का जो होता है वो 45,000 किलो जूल पर केजी होता है। और सीएनजी की अगर बात करते हैं तो ये 50,000 किलो जूल पर केजी होता है। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास वो होगा डी। प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर क्या परिवर्तित होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, तरंगदैर्घ्य और वेग। जब कोई प्रकाश तरंग वायु यानी रेयर मीडियम से कांच डेंसर मीडियम में जाती है तो प्रकाश की आवृत्ति नहीं रहती है, लेकिन उसका आवृत्ति वही रहती है लेकिन तरंगदैर्घ्य तथा वेग बदल जाता है। निम्नलिखित में कौन एक अदिश राशि है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द्रव्यमान। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्लेटिनम चूर्ण। क्या है? प्लेटिनम चूर्ण। अमोनिया गैस बनाने की हाइबर विधि है तो उत्प्रेरक लोहे का चूर्ण। वनस्पति तेलों में कृत्रिम घी बनाना, निकेल के चूर्ण उत्प्रेरक। और सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के संपर्क विधि से प्लेटिनम का चूर्ण यूज होता है। कांच के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है हमें बताना है? तो कांच एक यौगिक है, यह सत्य नहीं है। साधारण कांच सिलिका, सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट का ठोस विलयन मिश्रण होता है। कांच के निर्माण में कच्चे माल के रूप में रेत, सोडा एवं क्वार्ट्ज का प्रयोग किया जाता है।
कांच अक्रिस्टलीय ठोस के रूप में एक अति शीतित द्रव है, इसलिए कांच की क्रिस्टलीय संरचना नहीं होती है और ना ही उसका कोई निश्चित गलनांक होता है। अगला है, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? तो स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी के कमी से। आंसर हो जाएगा ए। लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय, तो वह किस रंग का होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बैगनी रंग का। लिटमस विलयन बैगनी रंग का रंजक होता है जो थैलोफाइटा समूह के लिचेन पौधे से निकाला जाता है। प्रायः इसे सूचक की तरह उपयोग किया जाता है। लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय और न क्षारीय, तो वह बैगनी रंग का होता है। सुमेलित करना है सूची 1 और सूची 2 को। हाइड्रोक्लोरिक दाब का सिद्धांत जो होता है वो किसने दिया है? तो वो पास्कल ने। गति के जड़त्व का सिद्धांत किसने दिया है? तो वो गैलीलियो ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, न्यूटन नहीं लगा दीजिएगा। गति के जड़त्व का सिद्धांत गैलीलियो ने। सौर प्रणाली का हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत कोपरनिकस ने। और गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किसने दिया है? तो न्यूटन ने। आंसर हमारे पास हो जाएगा बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। दूरदृष्टि दोष के कारण निम्न में है। आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। लेंस की क्षमता घट जाती है, लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, ये दोनों होगा। निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एब्सिसिक अम्ल भी है, ऑक्सिन भी है, एथिलीन भी है, यानी उपयुक्त में से सभी। पादप हार्मोन कौन कौन है? एब्सिसिक अम्ल, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन और जिब्रेलिन। प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? और इसका आंसर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों से, लिपिड और प्रोटीन दोनों से। सूची 1 के कीट रंगवाहकों को सूची 2 में दिए गए संचरित रोगों से सही जोड़ा मिलाइए। एनोफ्लिस से क्या होता है? तो वो होता है मलेरिया। क्यूलेक्स मच्छर के काटने से क्या होता है? तो वो होता है फाइलेरिया। रेत मक्खी काला जार। और सीसी मक्खी जो होता है वो नींद की बीमारी। आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन डी। मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, टेंडन। टेंडन एक संयोजी ऊतक है जो मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है। टेंडन मजबूत तथा सीमित लचीलेपन वाले रेशेदार ऊतक होते हैं। लिंगामेंट हड्डियों को अन्य हड्डी से जोड़ता है। निम्न में कौन कोशिका का बिजली घर है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर है। यह एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसमें दोहरी झिल्ली होती है। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा ए, प्रोटीन के संश्लेषण के लिए। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को वर्ष 1968 में शरीर विज्ञान या चिकित्सा के क्षेत्र में मार्शल डब्ल्यू नॉरेनबर्ग और रॉबर्ट डब्ल्यू हॉली के साथ नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं कि रक्त परिसंचरण प्रणाली की खोज किसने की थी? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, विलियम हार्वे ने। और ये कब खोज किया था? तो 1628 ईस्वी में। इन्होंने दर्शाया कि धमनियाँ और शिराएं एक पूर्ण परिपथ बनाती है। यह परिपथ हृदय से प्रारंभ होती है और वापस हृदय तक जाती है। अगला है, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑडियोमीटर। क्या है? ऑडियोमीटर। एनीमोमीटर द्वारा वायु का वेग मापा जाता है, और ऑडियोमीटर दोषयुक्त श्रवण शक्ति में सुधार लाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है। अगला है, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने किसे 53वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वहीदा रहमान को। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और ओबीसी दर्जे को मंजूरी दी है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, झारखंड। नए संसद भवन में कार्यवाही का पहला दिन कब आयोजित किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 19 सितंबर 2023 को। 19 सितंबर 2023 को। 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा संसद के नए भवन का उद्घाटन किया गया, और नए संसद भवन में प्रथम कार्यवाही 19 सितंबर 2023 को गणेश चतुर्थी के दिन संसद के विशेष सत्र में शुरू किया गया। नए संसद भवन में लोकसभा में 888 सांसदों का और राज्यसभा में 384 सांसदों को बैठने की जो है व्यवस्था है। किस कलाकार की पेंटिंग द स्टोरी टेलर किसी भारतीय कलाकार की अब तक की सबसे महंगी कृति बन गई है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, अमृता शेरगिल का, जो इसकी नीलामी कितना में 61.8 करोड़ रुपये में बिकने के बाद किसी भारतीय की सबसे महंगी कृति बन गई, अमृता शेरगिल का। निम्नलिखित पुस्तकें और लेखक के संबंध में कौन सुमेलित है, ये बताना है। बेस्टसेलर पुस्तक के लेखक हैं चेतना मारू। जेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो के लेखक कौन है? तो वह है हुमा कुरैशी।
टेल्स फ्रॉम द होम ऑफ बैग्स एंड बिगेस है विजय राघवन का, यानी ये तीनों सही है। आंसर हो जाएगा डी। 21वीं एशियाई खेल 2030 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, और इसका आंसर हो जाएगा सी, दोहा में किया जाएगा 21वीं एशियाई खेल 2030 का। और 22वीं एशियाई खेल 2034 कहाँ किया जाएगा, तो वो किया जाएगा रियाद, सऊदी अरब में, सऊदी अरब में। किसी व्यक्ति ने यंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार जीता है, किस व्यक्ति ने, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, बिहान तालिया विकास ने। हाल ही में कॉलिंस डिक्शनरी ने बर्ड ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना है, और इसका आंसर हो जाएगा एआई को वर्ष 2023 के बर्ड ऑफ द ईयर चुना है, जो हमारे दैनिक जीवन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बढ़ती प्रमुखता को दर्शाता है। हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हीरालाल सामरिया को। देश के नए मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल सामरिया को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शपथ दिलाई है। भारत सरकार ने कब तक सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर की स्थापना का लक्ष्य रखा है, और इसका आंसर हो जाएगा ए, 2024 तक। अगला प्रश्न मैथ सेक्शन से रेकरिंग का प्रश्न है, आइए इसे सोल्व करते हैं। इसे सोल्व करने के लिए अगर रेकरिंग का कुछ फार्मूला याद नहीं आ रहा है तो 11.44 लिखिए, और ये 4 पर रेकरिंग है तो ये कितने बार रिपीट होगा। दूसरा क्या है 22.5 और 6 है, दो ही डिजिट तक के ऊपर वाला है तो नीचे भी लिखिए। और यहाँ पर 7 होगा, रिपीट कितना है 6 7 6 7, इस तरह का रिपीट है। तो इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 34.01, और ये 21 होगा। जब इन दोनों को जोड़िएगा तो 21 होगा। तीसरा टर्म क्या है, घटा देना है, तो उसे भी फिर नीचे लिख दीजिए। कितना लिखेंगे कि 33.59, और ये कितना है 9 पे रेकरिंग है तो ये 9 होगा। इसे घटा देंगे, हमारे पास जो आंसर आएगा वो 00.4121 आएगा। तो आंसर जो हो जाएगा 0.41, और उसके बाद किसका 21 पे रेकरिंग है, तो हमारे पास हो जाएगा कौन सा, तो वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 412 इस पे रेकरिंग है। तो सर हमारे पास कौन सा होगा सी। 400 और 700 के बीच कितनी संख्या है 5, 6 और 7 से विभाज्य है। 5, 6 और 7 का एलसीएम निकालेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 210 आएगा। 400 से ऊपर तथा 700 से छोटी संख्या जो 210 का गुणज हो कौन कौन होगा, 420 होगा और 630 होगा। तो ऐसी कितनी संख्या है, 2 संख्या है। नेक्स्ट प्रश्न है, दो आभास संख्याएं x और y का महत्तम समवर्त क्या होगा। तो दो आभास संख्याओं का मासा जो होता है वो सदैव कितना होता है, 1 के बराबर होता है। आंसर हो जाएगा बी। इतना का मान ज्ञात करें, एक श्रृंखला दिया हुआ है उसका मान ज्ञात करना है। बोर्ड मास से आप सोल्व कर दीजिएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, -13.5। 9 सेंटीमीटर गुना 12 सेंटीमीटर गुना 20 सेंटीमीटर विमाओं वाले घनाभ का विकर्ण क्या होगा। तो घनाभ का विकर्ण बराबर होता है √L² + B² + H², यानी हो जाएगा √N² + 12² + 20² बराबर √625 बराबर कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, एक स्कूल के कक्षा में 10 के 3 वर्गों के छात्रों की संख्या 3:5:8 के अनुपात में है। यदि 3 खंडों में क्रमशः 15, 30, 15 और अधिक छात्रों को प्रवेश दिया जाता है तो नया अनुपात 4:7:9 हो जाता है। नए प्रवेश से पहले छात्रों की कुल संख्या क्या है, यानी पहले था 3, 5, 8 का, जब प्रवेश दिया जाता है तो कितना हो जाता है 4, 7, 9, यानी इन दोनों के डिफरेंस अगर है 1 है, इसका 2 है, इसका 1 है। 1 बराबर क्या है 15 है, 2 बराबर 30 है, ये हो जाएगा 15। यानी नया प्रवेश से पहले छात्रों की संख्या कितना था 3 + 8 कितना हो जाएगा 16 इकाई, और 1 इकाई बराबर कितना है 1 इकाई बराबर 15 है। तो 16 इकाई बराबर कितना हो जाएगा 16 इकाई बराबर हो जाएगा हमारे पास 15 × 16 बराबर 240। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा कितना हो जाएगा 240 सी हो जाएगा। ए और बी जो है वो संयुक्त रूप से एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए द्वारा किया गया निवेश बी द्वारा किए गए निवेश के 7 गुना के बराबर है। 2,75,000 रुपये के वार्षिक लाभ में से ए का हिस्सा क्या होगा। यदि निवेश का समय बराबर है तो लाभ के अनुपात निवेश के अनुपात के बराबर होगा। अगर ए है यहाँ पर बी है, ए निवेश कर रहा है 7 और ये बी कर रहा है 1, तो लाभ जो हमारे पास मिलेगा उसको 7 मिलेगा, इसको ए मिलेगा। ए का हिस्सा कितना होगा, ए का हिस्सा बराबर हो जाएगा 2,75,000 गुना 7 बटा 8, यानी 2,40,630
25 रुपया। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है कि 50 रुपये प्रति लीटर मूल्य वाले दूध में पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि 35 रुपये प्रति लीटर मूल्य का मिश्रण प्राप्त हो। अगर दूध है 50, पानी यहाँ पर 0, कैसे, क्योंकि कीमत पानी का कितना है 0 रुपये लीटर, 35 में मिलाना है, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा कितना 35। तो 15 और 35 का अगर हम और थोड़ा सिंपल करेंगे तो 7:3 हो जाएगा। तो पानी और दूध का अनुपात कितना होगा 3:7। आंसर ए हो जाएगा। 30 पुरुष एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। 6 दिन के बाद 24 और पुरुष उनके साथ जुड़ गए। शेष काम को पूरा करने में अब कितने दिन लगेंगे। तो आइए करते हैं 30 गुना क्या हो जाएगा 12 - 6 बराबर हो जाएगा 30 + 24 जो आकर और जुड़े हैं और गुना डी। तो डी बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा 10/3। सोल्व कीजिएगा तो 3.1/3 दिन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 6 मिनट में एक बाल्टी को 4/13 भाग भर जाता है, तो बची हुई बाल्टी को भरने में कितना समय लगेगा। बाल्टी के 4/13 भाग को भरने में कितना लग रहा है 6 मिनट लग रहा है। तो बाल्टी के एक भाग भरने में कितना लगेगा, तो 6 बटा क्या हो जाएगा 4/13 यानी 6 × 13/4 हो जाएगा। अब शेष 9/13 भाग को भरने में कितना समय लगेगा, तो 6 × 13/4 गुना 9/13 यानी 27/2 यानी 13.1/2 मिनट यानी 13 मिनट 30 सेकेंड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। राम 36 किलोमीटर/आवर की चाल से गाड़ी चलाता है, लेकिन प्रत्येक 10 किलोमीटर के अंत में पेय पीने के लिए 5 मिनट रुकता है। ज्ञात करें कि राम को 84 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो राम द्वारा लिया गया कुल पेय ब्रेक कितना हो जाएगा, तो 8 × 5 40 मिनट हो जाएगा। 84 किलोमीटर तय करने में कितना लगेगा 84/36 यानी 21/9 घंटा लगेगा, यानी कितना 140 मिनट। तो 140 मिनट अब प्लस 40 मिनट वो क्या करता है कुल पे ब्रेक लेता है, तो टोटल हो जाएगा 180 मिनट। आंसर जो हमारे पास आएगा हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है धारा की दिशा में जा रही एक नौका की चाल 48 किलोमीटर/आवर है, जबकि धारा के विपरीत जाने में उसकी चाल 32 किलोमीटर/आवर। स्थिर जल में नौका की चाल क्या होगा। तो माना कि शांत जल में नाव की चाल जो होगा वो कितना होगा x किलोमीटर/आवर। धारा की चाल कितनी है, धारा की चाल अगर की बात करें तो 22 किलोमीटर जो है वो पर आवर है। तो धारा के अनुकूल गति कितना हो जाएगा x + 22 यानी 48 हो जाएगा, और धारा के प्रतिकूल हो जाएगा x - 22 कितना 32 किलोमीटर/आवर। तो शांत जल में नाव की जल x बराबर होगा 48 + 32/2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 40 किलोमीटर/आवर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है जब किसी वस्तु के मूल्य में 25% कम दिया जा गया तो उसकी बिक्री x% बढ़ गई। यदि बिक्री आय में 20% की वृद्धि होती है तो x का मान क्या होगा। तो हम जानते हैं कि कीमत गुना परिमाण बराबर क्या होता है खर्च होता है। अगर कीमत 100 है परिमाण भी 100 है तो ये कितना खर्च हुआ 10,000 हुआ। लेकिन कह रहा है कि 25% कीमत कम कर दिया गया हो यानी अब 75 हो और परिमाण x माने 20% की बिक्री बढ़ गई हो, तो ये कितना हो जा रहा है आय में 20% की वृद्धि हो रही है। कितना 20%, तो 10,000 का 20% कितना हो जाएगा 12,000 रुपया हो जाएगा। तो x का मान यहाँ से निकल जाएगा 160। तो आवश्यक प्रतिशत बराबर जो होता है 160 माइनस 100/100 गुना 100 करना है, तो हमारे पास निकलेगा 60% का इंक्रीमेंट। आंसर हो जाएगा डी। एक डीलर ने एक वस्तु 2% की हानि पर बेची। यदि उसने इसे 44 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 20% का लाभ हुआ होता। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो माना कि अगर क्रय मूल्य क्या है 100 रुपया है और उसे कह रहा है कि 2% की हानि पर बेचा गया यानी 98 में बेचा गया, तो उसे अगर उसे 44 रुपया में अधिक में बेचा जाता तो उसे 20% का लाभ होता। 20% का लाभ होने के लिए 120 में बेचना होगा, है ना, यानी 20% को, और ये 98 में बेचा गया। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है वो 22 है, यानी 22 जो इकाई हुआ 22 इकाई का तो कितना के बराबर है 44 रुपया में अधिक में बेचा होता। 44 रुपया अधिक बेचा होता तो कितना होता, तो वो 22 इकाई हो गया। एक इकाई बराबर कितना हो जाएगा, एक इकाई बराबर हो जाएगा वो है 2,
तो 100 इकाई का कीमत कितना हो जाएगा, 100 इकाई का कीमत हो जाएगा 200। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा डी। माना कि 100 रुपया की कीमत है, उसको बेचा गया कितना, 20% लाभ पर अगर बेचा जाता है यानी 120 रुपया में बेचा जाता है, क्योंकि हम 100 यहाँ पर माने हैं, और 2% के हानि पर ये बेचा है 98 रुपया में। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, तो ये है 22 इकाई है, जो कि 44 रुपया के बराबर है। किसी वस्तु को 12% तथा 18% के दो क्रमिक छूटों के पश्चात इतना रुपया में बेचा जाता है, उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा। तो अंकित मूल्य जो हमारे पास है, अंकित मूल्य, उसमें क्या कर रहा है, पहले 12% दे रहा है यानी 88/100 में बेच रहा है। उसके बाद क्या कर रहा है कि तथा 18% के दो क्रमिक छूट दे रहा है, यानी 18 होगा तो 82/100, ये बराबर कितना हो जा रहा है, 54,120 के बराबर। तो अंकित मूल्य इससे यहाँ से निकल जाएगा कितना, तो ये निकल जाएगा 75,000। काट पीट कीजिएगा तो आंसर होगा ए। एक निश्चित राशि पर 21% प्रति वर्ष की दर से 8 वर्षों तक अर्जित साधारण ब्याज और उसी राशि पर उसी दर से 21 वर्षों तक अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात क्या होगा। तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। इस केस में मूलता और दर दोनों बराबर है, तो SI प्रोपोर्शनल टू T होगा। तो आवश्यक अनुपात जो होगा 8:21 ही होगा। सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए। 3 पुरुषों का औसत वजन 4 किलोग्राम बढ़ जाता है जब उनमें से एक, जिसका वजन 100 किलोग्राम है, उसकी जगह दूसरा आदमी ले लेता है। नए आदमी का वजन कितना है, तो नए आदमी का जो वजन हो जाएगा वो 100 + 3 × 4 हो जाएगा 112 kg हो जाएगा। आंसर जो हो जाएगा बी। आरिफ ने वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 25% वार्षिक ब्याज दर पर लिया गया ऋण 3 वर्ष के बाद 15,625 रुपया का भुगतान करके चुकाया। ऋण की राशि कितनी थी। अगर हम दर की बात करते हैं तो कितना है, 25% यानी 1/4। टी बराबर कितना है, 3 वर्ष। अब 3 वर्ष के लिए जो हमारे पास मूलधन होगा वो 4 के पावर क्यू होगा, अब मिश्रधन जो होगा वो 5 के पावर क्यू होगा, यानी ये 64 होगा तो ये 125 होगा। तो 125 इकाई बराबर हमारे पास दिया हुआ है कितना, 15,625। तो 1 इकाई बराबर हो जाएगा 15, तो 64 इकाई बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, तो 64 इकाई बराबर हो जाएगा 125 × 64 बराबर 8,000 रुपया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सबसे छोटा अनुपात है, तो 7/9 को हम अगर 36 इन सबसे करने के लिए क्या है, नीचे वाला को LCM ले लीजिए, कितना है 6, 9, 12, 18 को LCM लीजिएगा, कितना हो जाएगा 36, और 7/9 को 36 से गुना करेंगे तो ये 28 हो जाएगा। 13/18 को 36 से गुना करेंगे तो ये 26 हो जाएगा। 11/12 को 36 से गुना करेंगे तो 33 हो जाएगा। अब 5/6 को 36 से गुना करेंगे 30 हो जाएगा। तो इसमें कह रहा है सबसे छोटा अनुपात कौन सा है, तो ये है बी। आंसर हो जाएगा 13/18। X और Y और Z एक कार्य को क्रमशः 5 दिन, 15 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकता है। यदि हर दूसरे दिन Y और Z मिलकर X की सहायता करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। तो पहले टोटल कार्य तो 30 होगा, इन लोगों का LCM, क्योंकि इसका 5 है, इसका 15 है और इसका 30 दिनों में है। क्षमता की बात करते हैं तो एक का 6 होगा, इसका 2 होगा, इसका 1 होगा। अब 2 दिन के कार्य कितना होगा, पहले A का होगा 6, अब प्लस दूसरा दिन की करता है कि B और C जो है हमारे पास, मतलब Y और Z दोनों आकर मिल जाता है, 2 + 1 मिल जाता है। तो 6, 2, 8, 1, 9, 8, 6 कितना हो गया, तो टोटल 15 कार्य हो रहा है, यानी 2 दिन में 15 कार्य हो रहा है। तो 30 कार्य कितना में होगा, 4 दिन में। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा डी। एक आदमी कुल यात्रा का 3/7 ट्रेन द्वारा, कुल यात्रा का 5/14 बस द्वारा और शेष 3 किलोमीटर पैदल तय करता है कि उनकी कुल यात्रा कितना हो जाएगा। तो 7 और 14 कैल्शियम लेंगे तो 14 आएगा। ट्रेन द्वारा यात्रा 3/7 × 14 कर दीजिए 6 किलोमीटर। बस द्वारा यात्रा 5/14 कर दीजिए × 14, तो यह होगा 5 किलोमीटर, यानी 11, 6 और 5 कितना है, 11 किलोमीटर। उसके बाद कह रहा है कि शेष 3 किलोमीटर पैदल तय करता है। 3 किलोमीटर जो है वो पैदल, तो पैदल यात्रा बराबर हो जाएगा हमारे पास कितना, तो 6 और 5 11 हो गया। टोटल अगर 14 में रहेगा तभी निकलेगा, तो हमारे पास जो टोटल यात्रा है वो 14 किलोमीटर हो जाएगा। 2 के पावर 15 + 1 बराबर 2 के पावर 25 + 1 का मसा ज्ञात कीजिए। तो मसा बराबर हो जाएगा 2 के पावर जो है 15 और 25 का क्या होगा, मसा होगा, अब +1 जो ये दिया हुआ है। तो हमारे पास 2 के पावर 5 इसका मसा हो जाएगा, +1 हो जाएगा। आंसर जो हो जाएगा वो बी होगा।
एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर 6.2/3% की हानि उठाता है, परंतु 15 ग्राम की जगह 13 ग्राम का बाट प्रयोग करता है, तो उसको होने वाले लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। तो सबसे पहले 6.2/3% को अगर हम बदलेंगे तो 1/15 में पूर्णांक में बदलेंगे। अब कह रहा है कि क्रय मूल्य अगर 15 है तो विक्रय मूल्य 14 है, लेकिन वो क्या करता है 15 ग्राम की जगह पर वो 13 ग्राम का ही बाट प्रयोग करता है। तो हमारे पास ये कितना कह के 15 कह के, तो हो जाएगा ये 13 और ये 14। अगर इन दोनों को हटा देंगे तो 13 और 14 एक का अंतर हो रहा है, तो लाभ परसेंट बराबर हो जाएगा 1/13 गुना 100 बराबर 7.9/13%। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। रिशु अपनी आय का x% बचाता है, यदि उसकी आय में 26% की वृद्धि हो गई और व्यय में 20% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में 50% की वृद्धि होती है। x का मूल्य क्या हो जाएगा? अगर हम खर्च जोड़ते हैं, इधर बचत जोड़ते हैं, खर्च कितना है 20%, बचत कितना है 50%, और दोनों का कह रहा है उसकी आय में 20% की वृद्धि हुई है, 26% की वृद्धि हुई है। तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 24। अंतर जो होगा 4 और 1 का, यानी आय उसके पास कितना था 5। तो x बराबर जो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 4 और 1 के बाद में। तो हमारे पास क्या है बचत, x बराबर कितना हो जाएगा 1/5 गुना 100, क्योंकि 1 का ये बचत हो रहा है कितने में, आय दोनों मिला के 4 + 5 में। तो आंसर हो जाएगा 20%। सही जवाब है बी। एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचा जाता है, यदि क्रय मूल्य 20 रुपया, विक्रय मूल्य 17 रुपया कम होती है तो लाभ 10% बढ़ जाता है। वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो लाभ बराबर हमारे पास 10% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 35%, यानी 7/20 हो जाएगा। 25% बराबर होता है 1/4। क्रय मूल्य अगर 4 था तो पहले विक्रय मूल्य 5 था, अब क्रय मूल्य हमारे पास जो है 20 है, विक्रय मूल्य कितना है 27 है। तो इन दोनों का जो अगर हम देखते हैं तो ये हो जाएगा 20 और 17। तो आइए इसे गुना करते हैं, तिरछे करते हैं। 27 गुना 4 माइनस 20 गुना 5 ये कितने के बराबर है, तो 27 गुना 20 माइनस 20 गुना 17 के। तो इसे और सॉल्व करेंगे तो 8 200 के बराबर हो जाएगा। तो एक कितने के 25 के बराबर। अब विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, विक्रय मूल्य है 5, तो हो जाएगा कितना, 1 25 का है तो 5 होगा, 5 गुना 25 125 रुपया। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहा तो दक्षिण क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए उत्तर पूरब हो जाएगा। 72 और कितना 14 है, 72 और 14 अगर 7 गुना 2 करते हैं इन दोनों का गुना तो 14 के बराबर होता है। 9 दूनी 18 ये नहीं होगा, 5 24 ये हो जाएगा, 6 18 ये नहीं होगा, 8 गुना ये भी नहीं होगा। तो आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिए गए अंक समूह में कौन संबंधित है, तो 48 अगर लिखा जाएगा किस तरह, 12 गुना 12 माइनस 8 करेंगे तो हो जाएगा 12 गुना 4 12 4 48। ऑप्शन में इसी तरह कौन सा है, तो 45 हो जाता है। 15 गुना 15 माइनस 12 करेंगे तो 15 गुना 3 कितना होगा 45 हो जाएगा। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो ए हो जाएगा। स्याही लिखना औषधि से क्या होता है, इलाज होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, 4 संख्याएं दी गई है जिनमें से 3 किसी निश्चित प्रकार से एक जैसे हैं जबकि कोई एक अलग है। अलग संख्या कौन होगा, तो देखिए इसमें से 7 से भागा देते हैं, लग जाता है, ये भी 7 से लग जाता है, ये भी 7 से पूरी कट जाता है, लेकिन ये 7 से पूरी नहीं कटता। आंसर हो जाएगा डी। 3 समान है एक भिन्न है, असंगत विकल्पों को छाटे। सही आंसर हो जाएगा बी इस्तांबुल। इस्तांबुल को छोड़कर अन्य सभी विभिन्न राष्ट्रों की राजधानी है। निम्नलिखित में से 6 संख्याओं में से 5 एक निश्चित तरीके से समान है एक भिन्न है, उस संख्या का चयन करें जो बाकियों से भिन्न है। तो 24 को छोड़कर अन्य सभी एक संख्या के पूर्ण घन है। अगर इसका जाए तो 2 के क्यू होगा, ये 3 का है। इसी तरह सभी अपना अपना घन है, 24 जो है वो किसी का घन नहीं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निश्चित भाषा में ड्रोन को इस तरह लिखा जाता है, DRONE है। यहाँ पर ओ को क्या कर दिया गया है, उसी मतलब ओ को R लिखा है +3 करके, यहाँ R को S लिखा है +1 करके, D को E लिखा है +1 करके, N को +1 करके O लिखा है और E को +1 करके F लिखा है। इस तरह ये लिखा गया है।
हाउस को कैसे लिखेंगे, तो उसी तरह करेंगे। तो अगर ओ को सबसे पहले एक प्लस करेंगे तो पी होगा, एच के प्लस ए करेंगे तो आई, यू को +3 करके बीच में ही सामने सामने कर देंगे तो एक्स होगा, ई के प्लस एफ करेंगे तो एफ होगा, एस के प्लस ए करेंगे तो टी होगा। आंसर निकल के आएगा सी। गॉड को 15, डेविल को 43 और ह्यूमन को कैसे कोड करेंगे, तो अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम में व्यंजन को वर्णानुक्रमिक स्थिति का योग और स्वरों का योग AEIOU को 1 2 3 4 5 के रूप में किया है। तो चलिए ह्यूमन को देखते हैं। एच का जो होगा 8 होगा, यू का 5 है, एम का 13 होगा, ई के यहाँ पर AE में दूसरा आता है 2 होगा, और एन का 14 होगा। ये सभी को जोड़ दिया जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 42 यानी 42। दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पे कौन सा अंक आएगा, हमें ये बताना है। तो 6 से 7 गया है, 6 गुना 1 + 1 करेंगे तो हो जाएगा। 7 से 16 गया, 7 गुना 2 + 2 करेंगे तो 16 हो जाएगा। 16 से 3 गुना +3 करेंगे तो 51 हो जाएगा। 51 को किसे करेंगे, 4 गुना में +4 करेंगे तो 208 हो जाएगा। और 208 में गुना 5 से +5 करेंगे तो 1045 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सा अक्षर समूह प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान लेगा, तो आइए स्थान देखते हैं किसमें से कौन सा आएगा। एच से जे जाएगा तो +2 है, जे से एल गया है +2, एल से +2 जाएगा तो क्या हो जाएगा, एन होगा। ई से जे गया है तो ये भी +2, सब ++2 का है तो ये होगा के। उसी तरह जे होगा एन के जे। आंसर होगा डी। प्रश्नवाचक के स्थान पे कौन सा आएगा, तो आइए देखते हैं ये सीरीज किस तरह है। 11 के स्क्वायर -4 के क्यू यानी 121 - 64 करेंगे तो हमारे पास 87 आ जाएगा। कितना, सॉरी 87 नहीं आएगा, कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा 57 आ जाएगा। ठीक उसी तरह अगर 12 के स्क्वायर -5 के क्यू करेंगे 144 - 125 ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 19 के बराबर। 18 के स्क्वायर -6 के क्यू बराबर करेंगे 324 - 216 ये हो जाएगा 108। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, हमें ये देखना है। तो आइए देखते हैं। 7 + 6 के स्क्वायर करेंगे तो 13 के स्क्वायर बराबर 169 हो जाएगा। 9 + 2 के स्क्वायर बराबर 11 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 121। 9 + 7 कितना हो जाएगा, 16। 16 के स्क्वायर बराबर 256। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कथन है कुछ जो बिल्लियां हैं वो क्या है, तो कुछ जो बिल्लियां हैं वो कुत्ते हैं, और कुछ पेड़ जो है वो क्या है, तो कुछ पेड़ जो है वो कुत्ते हैं। ये पेड़ हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, कुत्ते हो जाएगा, और ये बिल्लियां हो जाएगा, बिल्लियां। तो चलिए निष्कर्ष में निकालते हैं। कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं, बिल्कुल सही। कुछ बिल्लियां पेड़ है, गलत है। आंसर हो जाएगा कि बिल्ली और पेड़ में कोई सीधा संबंध नहीं है, डी हो जाएगा। केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। एक लड़के की तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए विकास ने कहा इसके पिता की माँ सुनीता, इसके जो है पिता कोई लड़का है, इसके पिता के माँ कौन हुई, सुनीता, मेरी पत्नी, विकास का कोई है, विकास उसकी पत्नी, विकास क्या है उसकी, मेरी पत्नी की बहन की माँ है, यानी बहन की माँ है। तो पिता और बहन दोनों क्या है, भाई बहन हो गए। तो कह रहा है कि सुनीता विकास से किस प्रकार संबंधित है, तो सुनीता जो है वो विकास की सास होगी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि ए बी सी डी और इन सभी के वजन अलग अलग है। डी का वजन ए और ई से ज़्यादा है, डी का जो वजन है वो ए और ई से अधिक है, तथा बी का जो वजन है वो सी से कम है। बी का जो वजन है वो सी से कम है, जो ई से हल्का है, ई से हल्का है। सबसे अधिक वजन किसका है, तो आंसर हो जाएगा डी का, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 117 के सोल्व कर लीजिएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा डी। दिए गए शब्दों को तार्किक आधार पर रखा गया है किस तरह, तो इसका हो जाएगा गांव होगा पहले, फिर शहर, फिर जिला, फिर राज्य, फिर देश। आंसर हो जाएगा डी। गोपाल की आयु एक संख्या का घन है, यह 2 साल पहले एक नंबर का वर्ग था, उसकी उम्र क्या है, तो उसकी वर्तमान आयु धन में है, लेकिन 9 और 62 पूर्ण धन नहीं है। तो 64 माइनस अगर हम 2 करते हैं तो ये होता है 62, 62 एक पूर्ण वर्ग नहीं है।
तो सभी विकल्पों से हटाकर जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा है, तो वो है 27। निम्नलिखित प्रश्नों में एक शब्द देकर उसके आगे 4 अन्य शब्द दिए गए हैं। दिए गए शब्द के अक्षरों से बनाया जा सकता अथवा नहीं बनाया जा सकता, उस शब्द को ज्ञात कीजिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोशन में सभी अक्षर वही है जो शब्द इन्फॉर्मेशन में उपस्थित है। आगामी परसों शुक्रवार है, तो आगामी कल के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो आगामी कल के 3 दिन बाद गुरुवार प्लस 3 बराबर रविवार होगा। आंसर होगा डी। 5, 8, 3, 4, 6, 1, 9, 2, 7 में से कितने अंकों के युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अंक आते हैं जितने इन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तब। तो अगर इसे 5, 8, 3, 4, 6, 1, 9, 2, 7 के अंकों का युग्म की अगर बात करें तो आरोही क्रम में करेंगे 3, 4 यानी कितना होगा 34, यानी एक युग्म ही है। आंसर होगा ऑप्शन ए। शब्दों के अक्षर व्यवस्थित तथा संख्यांकित किए गए हैं। दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जो दिए गए अक्षरों को अर्थपूर्ण शब्द बनाने का सही क्रम है। अगर इससे एक शब्द बनाते हैं कांस्टेंट तो हमारे पास आएगा कैसा, तो वो होगा ए। कथन एवं निष्कर्ष का प्रश्न है कि देश की जनसंख्या ऐसे ही बढ़ती रही तो आने वाले दिनों में देश की जनता को एक वक्त की रोटी तथा आश्रय के लिए 1 इंच जमीन भी नसीब नहीं होगा। निष्कर्ष, कृषि को अधिक से अधिक उन्नत किया जाना चाहिए, जनसंख्या को नियंत्रित करना चाहिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल निष्कर्ष सेकेंड जो है वो तर्क संगत है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर को ए बराबर बी, बी बराबर 3 इस प्रकार विषम संख्यात्मक मान सौंपा जाता है तो इंडियन को कुल मान क्या होगा, तो इंडियन के कुल मान कितना के बराबर होगा, तो वो हो जाएगा 96 के बराबर हो जाएगा, डी होगा। क्योंकि आई का जो लिखेंगे वो 17 लिखेंगे, एन का मान जो होगा वो 27 होगा, डी का मान जो होगा वो 7 होगा, फिर से आई का मान जो 17 है, ए का मान क्या लिखें ए, और एन का 27, तो हो जाएगा टोटल 96। नीचे दिए गए विकल्पों में विषम युग्म का चयन करें, इसमें से विषम कौन है। आइए देखते हैं। 81 और 45 है, 8 + 1 9 हो गया, और 4 + 5 क्या हो गया 9। 117 में भी ये होता है 9, और ये 9 + 9 18, 18 + 1 + 8 कितना हो जाएगा, ये भी 9 के बराबर हो जाएगा। अगर हम देखते हैं 135 126 तो 1 + 3 + 5 कितना होगा, 5 3 8 1 9 हो जाएगा, 6 2 8 1 9 ये भी है, 9 1 10 है, ये 7 2 9 है। हमारे पास विषम जो है वो बी है। केवल 3, 6, 9 और 12 स्थिति वाले डॉट्स वाली एक घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रखा गया है। एक व्यक्ति घड़ी के प्रतिबिंब में समय को 4:30 के रूप में पढ़ता है, वास्तविक समय क्या है। तो जब एक घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रखा जाता है तो जल प्रतिबिंब बनता है। तो 17 90 से घटा देना है कितना 4:30, आंसर हो जाएगा 13:40 यानी 1:40, आंसर हो जाएगा बी। एक 9 × 9 × 9 सेंटीमीटर आकार का एक बड़ा घन हरे रंग के साथ सभी सतह पर रंगा हुआ है। उसके बाद इसे 3 सेंटीमीटर छोटे घनों में काटा जाता है। छोटे घनों की कुल संख्या क्या हो जाएगा, तो n बराबर हो जाएगा 9/3 यानी 3। कुल घनों की संख्या हो जाएगा n³ बराबर n³ 3 के क्यू यानी 27, आंसर हो जाएगा सी। यदि a बराबर 2, m बराबर 26, z बराबर 52 हो तो BET का क्या होगा। प्रत्येक अक्षर के स्थानीय मान को 2 से गुना किया गया है। तो b का मान होता है 2 × 2 हो जाएगा, प्लस e का मान 5 होगा गुना 2, t का मान होता है 20 × 2 यानी हो जाएगा 54, आंसर होगा बी। एक आधी वर्ष में विषम दिनों की संख्या बताइए। तो एक आधी वर्ष में कुल कितने दिन होते हैं 366। 366 से 7 से भागा देंगे तो विषम दिन 2 दिन होगा, आधी वर्ष यानी लीप वर्ष। पास हुए छात्रों में अजय शीर्ष से 16वें स्थान पे है। शीर्ष से क्या है 16वें स्थान पे है और नीचे से वे 29वें स्थान है। अगर नीचे से देखा जाए तो ये 29वें स्थान पे यानी इन्हें 28 है और इन्हें जो है वो कितना है 15 है और बीच वाला ये हो जाएगा। तो 28 + 15 + 1 कितने जो हमारे पास बच्चे हो जाएंगे, तो 29 और 15 कितना हो गया 44 हो गया, 44 है। 6 लड़कों ने परीक्षा में भाग नहीं लिया और 5 इसमें असफल हुए, तो कक्षा में कितने छात्र हैं। तो अगर हम देखा जाए तो 6 लड़कों ने भाग नहीं लिया तो 44 और +6 कितना हो जाएगा 50 और 5 इसमें जो है भाग नहीं लिया तो 55, आंसर जो हमारे पास हो जाएगा डी। ऊर्जा के अलौकिक स्रोतों का प्रयोग ऊर्जा की कमी को दूर कर देगा। निष्कर्ष, आधुनिक तकनीक धीरे धीरे ऊर्जा के लौकिक स्रोतों को स्थान ले रही है। पर्यावरण का अति दोहन ऊर्जा के लौकिक स्रोतों का क्षय का कारण है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निष्कर्ष 1 और दोनों ही तर्कसंगत है। यदि किसी वर्ष जो लोभ वर्ष न हो का पहला दिन शुक्रवार हो तो उस वर्ष का आखिरी दिन
कौन सा होगा? तो आंसर हमारे पास हो जाएगा, वो हो जाएगा ए, शुक्रवार। एक साधारण वर्ष का प्रथम और अंतिम दिन जो होता है वो समान होता है। एक आदमी पूरब की ओर चलने लगा। कुछ दूर जाने के बाद वह अपनी दाएं मुड़ जाता है। दाएं मुड़ा और वह दाएं मुड़ता है और थोड़ी दूर चलते हुए अंत में बाएं मुड़ता है। एक बार फिर दाएं मुड़ता है और चलते हुए कहाँ मुड़ता है? तो वो मुड़ता है बाएं। अब किस दिशा में जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिण दिशा में। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प तीसरे शब्द में उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले से है? तो आइए देखते हैं कि कौन सा संबंध है। अगर जापान को लिखा गया है JAPAN को NAQAJ लिखा गया है, और ये क्या से किया गया है? तो ए को यहाँ रखा गया है, जे को यहाँ रखा गया है, ए यहाँ है, एन यहाँ है, और पी के प्लस ए करके क्यू लिखा गया है। या ए को इधर अपोजिट भी कर सकते हैं, तो क्या पता अगले वाला में इंडिया में किस तरह होगा। तो INDIA को अगर देखते हैं तो आई को यहाँ लिखा जाएगा, डी को डायरेक्ट लिखा गया है, आई को यहाँ, एन को यहाँ, और ए को लिखा जाएगा यहाँ। आंसर जो हमारे पास होगा डी को डी नहीं प्लस एक करके लिखा जाएगा, ई होगा यहाँ पर। आंसर होगा ऑप्शन कौन सा? बी। 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह एक जैसे एक अलग है, उस शब्द का चयन करें जो भिन्न है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गुलाम। दास्ता को छोड़कर अन्य तीनों में से एक व्यक्ति अपने मन के अनुसार प्रदर्शन करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन गुलामी में उसे अपने स्वामी के आदेश का पालन करना पड़ता है। चलिए, ये कोडिंग किया गया है सिस्टम को, इसका इतना के रूप में कोडित किया गया है। तो कोडिंग सिस्टम में ओपिनियन को कैसे कोडित किया जाएगा? यहाँ पर क्या किया गया कि स्थानीय मान जो होगा उतना ही लिखा गया है, लेकिन अगर स्थानीय मान सिंगल डिजिट में है तब, अगर डबल डिजिट में है तो फिर से उस अंक को जोड़ दिया जा रहा है, उस डिजिट को। जैसे मान लिया कि टी का अगर 20 हो रहा है तो ये 2 + 0 करके 2 लाया गया है। आर का अगर 18 हो रहा है तो 1 + 8 करके 9 लिखा गया है। इसी तरह इसमें लिखा गया है। ओपिनियन के अगर हम लिखते हैं तो ओ का होता है कितना? 15, तो 1 + 5 6 हो जाएगा। पी का होता है 16, तो 1 + 6 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। आई का 9 है तो 9 उतार देंगे। एन का 14 होता है, 1 + 4 5 हो जाएगा। आई का 9 होता है। ओ का 15 होता है, 1 + 5 6 हो जाएगा। एन का 14 होता है, 1 + 4 5 हो जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो कौन सा है? तो ए हो जाएगा। निश्चित कोड भाषा में फैक्टर को इस रूप में लिखा जाता है, उसी भाषा में मैरिना को कैसे लिखा जाएगा? तो यहाँ पर देखिए कि सब में +44 किया गया है, तब लिखा गया है। तो एम से +4 करेंगे तो वो होगा क्यू, ए से +4 करेंगे तो हमारे पास होगा ई, आर से +4 करेंगे तो होगा बी। इस तरह निकालेंगे तो आंसर हो जाएगा ए। प्रश्नवाचक के को प्रतिस्थापित कर सकता है कौन सा शब्द? ये लॉजिक जो यहाँ पर चल रहा है, यू से क्यू गया -4, क्यू से एम गया +4, एम से आई गया -4, आई से +4 जाएगा तो वो कौन सा हो जाएगा? तो वो हमारे पास निकल कर आ जाएगा ई। कौन सा में होगा ई। उसी तरह देखेंगे सीरीज जो चल रहा है वो कितना से चल रहा है? -4 +4 -4 +4 के पैटर्न पे, तो ये उसका ये होगा, इसे जे होगा, डब्ल्यू होगा, टी होगा। आंसर जो होगा वो होगा सी। नीचे एक मैट्रिक्स दिया गया है और मैट्रिक्स से हमें एक सेट को पहचान करना है। तो हमारे पास फॉर्म का क्या सेट हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 31 13 98 02। आंसर जो हो जाएगा वो होगा डी। प्रश्नवाचक के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी? तो हमारे पास जो होगा, आइए इसे सोल्व करते हैं। उपरोक्त आकृति में प्रत्येक लकीर के दोनों ओर की संख्या में 6 के स्क्वायर करेंगे तो 36, 4 के स्क्वायर 16, 9 के स्क्वायर जो करेंगे तो ये होगा 81। आंसर हो जाएगा सी। 4 विकल्पों में से दिए गए आंकड़े x का सही पानी की छवि कौन सा होगा? आंसर हो जाएगा डी। पैटर्न को पूरा करने वाले आकृति को पहचानिए। सही जवाब हो जाएगा डी। सब फिगर वाला जो प्रश्न होता है वो काफ़ी आसान होता है, इसका भी आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा डी। 2 3 5, 2 3 और 5। नीचे दिया गया एक आरेख है, उसके आधारित है कि उन क्रिश्चियन महिलाओं को जो गैर व्यवसायी और एशियन है किससे दर्शाया गया है? इसका जो आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। 4 विकल्पों में से एक उपयुक्त आकृति का चयन करें जो आकृति मैट्रिक्स को पूरा कर रहा है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, दूसरे नंबर। कौन सी उत्तर आकृति दी हुई प्रश्न आकृति को पूरा करती है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी,
148 की अगर हम बात करते हैं तो ये आंसर आ जाएगा सी। 149 का आंसर कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों की सहायता से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली उपयुक्त संख्या का चयन करें। इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा 111। ये होमवर्क रहा, आप इसे अपने घर पे बनाइएगा, आंसर हो जाएगा डी। यह था बिहार एसएससी के एडिटोरिया बुक में दिया हुआ प्रैक्टिस सेट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।